देखने का प्रयास करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र का क्या मतलब है। हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र की। किस पर बात करने वाले हैं? औद्योगिक क्षेत्र की। तो आइए देख लेते हैं कि होता क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी यह औद्योगिक क्षेत्र क्या है। चलिए, औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या है। आपको पता होगा यह अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र है। यह अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र है वह कच्चा माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इंडस्ट्री में नए वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के अगर महत्व की चर्चा करें, परिचर्चा करें, तो आपके एग्जाम से भी यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो उसी की कड़ी में सिलसिलेवार तरीके से हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। यहां से आपके एग्जाम में औद्योगिक नीतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे? औद्योगिक नीति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक आपका इंटरेस्टेड है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस पर बारीक से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, औद्योगिक क्षेत्र पर जो डिस्कस होने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे उद्योग का महत्व क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग अपने सभी कार्यों को छोड़ करके अपने टॉपिक को कवर करिए। उद्योग का महत्व क्या है। देखिए, अगर उद्योग के महत्व की बात करेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर तरह से उद्योग का महत्व होता है। इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तो है ही है, अगर उद्योग होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो जीवन स्तर अच्छा होगा, यानी सामाजिक महत्व भी उद्योग का बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए साथियों, तो उद्योग के महत्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है वह यह है कि जीडीपी में योगदान है। जीडीपी में योगदान। आप सबको पता होगा कि भारत के इंडस्ट्री सेक्टर का भी जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान है। सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान है? तो सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का योगदान, सबसे अधिक सेवा का है। सेवा से कम किसका है? तो सेवा से कम है इंडस्ट्री सेक्टर का और सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र का। तो लगभग 27-28% देश की जीडीपी में उद्योग का महत्व है। अब अगर बात करें तो आप सबको पता होगा उद्योग के ही माध्यम से देश में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है। रोजगार का मतलब क्या है? अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका सामाजिक जीवन स्तर अच्छा होगा। रोजगार का मतलब क्या है? अगर देश में उद्योग होगा तो रोजगार होगा और रोजगार होगा तो उनका सामाजिक जीवन अच्छा होगा और वह देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु की आपूर्ति की जाती है। किसके माध्यम से? अर्थव्यवस्था में वस्तु की आपूर्ति की जाती है। क्या की जाती है अर्थव्यवस्था में? अर्थव्यवस्था में वस्तु की बाकायदा आपूर्ति की जाती है। ठीक है, देखिए कैसे भाई, जितनी चीजें, जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बना है।
ये मार्कर देख रहे हैं इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बना है, ये टी शर्ट जो मैंने पहनी है इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बना है, तो वस्तु का आपूर्ति होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां से व्यापार भी होता है। व्यापार इट मींस निर्यात हम करते हैं डायरेक्ट, वस्तुओं को बनाने के बाद हम डायरेक्ट निर्यात भी करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं। अगर ये उद्योग का महत्व है, यहां से भी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या महत्व है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या महत्व है, ये तो मैंने आपको बता दी साथियों। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सरकार ने समय समय पर उद्योगों के नियम कानून में परिवर्तन किया है, जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको औद्योगिक नीति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है औद्योगिक नीति। क्या होता है? औद्योगिक नीति। और औद्योगिक नीति से संबंधित क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पुराने पेपर को उठाकर देखेंगे तो पक्का मिलेगा। औद्योगिक नीति, तो ये देख लेते हैं। पहली बात यह हम देख लेते हैं कि भारत में औद्योगिक नीति कब कब बनी, फिर उसके बाद एक एक को उठाते हैं और विस्तार से अध्ययन करते हुए चलते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को सूचना दे देना चाहता हूं, आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान ना होइए, पीडीएफ बन रहे हैं, बहुत ही जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे आपकी साइट पर। आपको आराम से, कभी ये सोचना नहीं कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ एकदम 100% मिलेगा, अपलोड हो रहा है। आपको पता है स्टडी 91 पर आपका विश्वास है, तो स्टडी 91 आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। आपका बस आपको वर्दी मिलनी चाहिए। औद्योगिक नीतियों की बात करें तो देख लेते हैं कौन कौन सी औद्योगिक नीति भारत देश में आई। औद्योगिक नीति 1948, यह पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कौन है? औद्योगिक नीति 1948। उसके बाद औद्योगिक नीति 1956, उसके बाद औद्योगिक नीति 1969, उसके बाद औद्योगिक नीति 1973, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। एक एक पॉलिसी को हम पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति 1980, अभी 2 और बाकी हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कुल कितनी औद्योगिक की नीति लागू की गई, तो भारत में कुल 8 औद्योगिक नीतियां बनी है। कितनी? 8। समय समय पर इनमें परिवर्तन किया गया और औद्योगिक नीति 1986 यानी 1986 एंड औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्री सेक्टर या इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसको नई औद्योगिक नीति के भी नाम से जानते हैं, यानी इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहां पर जो मैं आपके स्क्रीन पर आपको सारी चीजें दिख रही होंगी,
औद्योगिक नीति 1948, 1956, 69, 73, 77, 80, 86, 91 यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे पहले सुन लो, क्वेश्चन भी सुन लो। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमआरटीपी एक्ट पारित किया गया या मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर के विकास की बात की गई, या क्वेश्चन पूछेगा किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत हर जिले में जिला उद्योग कार्यालय या जिला उद्योग परिषद की स्थापना की गई, किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमआरटीपी कोटा को समाप्त किया गया। सारे क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बनेंगे और यहां से सब पर डिस्कस में अभी आपसे करने वाला हूं, ठीक है साथियों। तो देखिए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वह हम लोग बात करने वाले हैं औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति 1948। देखिए औद्योगिक नीति 1948 पर क्या इंपॉर्टेंट है समझने का प्रयास करना। तो यह स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति है, नोट करिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति क्या है? ये स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति है। किसके कार्यकाल में बनी? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो नाम याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसके कार्यकाल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यकाल। यहां क्या हुआ? उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गई, उद्योगों की 4 श्रेणी बनाई गई। ये सर 4 श्रेणी क्या क्या है? ये 4 श्रेणी में क्या उद्योग होंगे? सार्वजनिक उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर, सरकार के उद्योग, निजी उद्योग, और पीपीपी, ये बता चुका हूं, मिश्रित। यहां पर क्या था कि ये भी निजी ही था, लेकिन अगर निजी का सही उत्पादन नहीं हो पाता, सही तरीके से काम नहीं कर पाता, तो सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती थी। इसमें मुख्य रूप से सरकार ने 3 चीजों को अपने पास रखा था, जैसे परमाणु, रेल और अस्त्र शस्त्र। इसमें तमाम चीजें अलग अलग निजी कंपनियों के लिए। याद रखिएगा कि भारत में पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय औद्योगिक नीति 1948 से शुरू हो जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय औद्योगिक नीति 1948 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके औद्योगिक नीति 1948 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते। क्वेश्चन यही पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कौन थी साथियों? तो आपको बताना होगा स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 की औद्योगिक नीति है। किसने बनाया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया। उद्योगों को कितने श्रेणी बांटा गया? 4 श्रेणी में। ये नहीं पूछेगा कौन सा उद्योग किसने लिया, हाँ ये पूछेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव 1948 की यानी स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया। स्वतंत्र भारत के पहली औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया। अब देखिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंतर्गत 3 श्रेणियां हुई, उसमें 4 थी। यहां पर उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या मिक्स्ड। ठीक है। और यहां पर जो आपको याद करने वाली बातें हैं, यहां से औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत, औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत भारत में 4 बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना की गई। भारत में 4 बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना मिक्स्ड आधार में की गई, यानी मिश्रित रूप में की गई, विदेशी और भारतीय पूंजी से मिलकर की गई। देखिए दुर्गापुर में, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। एक दुर्गापुर में हुआ, एक राउरकेला में हुआ, एक भिलाई में हुआ और एक बोकारो में हुआ। बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1964 में हुआ था, लेकिन किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत हुआ था? औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दुर्गापुर में स्थित दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इंग्लैंड के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से। अभी मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये दुर्गापुर कहां है साथियों? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। ये जो राउरकेला उड़ीसा में है, यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। राउरकेला जो उड़ीसा में है, यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपकी भिलाई है, यह सोवियत संघ, भिलाई में सोवियत संघ, क्या नाम है? सोवियत संघ या वर्तमान रूस की बात कर लेते हैं। सोवियत संघ या रूस के सहयोग से भिलाई में स्थापित हुई थी। रही बात बोकारो की, तो बोकारो में भी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में भी स्थापित किया गया था। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्थापित होने वाली भारत की कंपनियां हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि औद्योगिक नीति 1948 के अंतर्गत 1956 के अंतर्गत स्थापित दुर्गापुर कंपनी या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित थी? तो इंग्लैंड के। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से, और बोकारो जो झारखंड में है वह कहां से? सोवियत संघ के। दुर्गापुर कहां पर है साथियों? तो आप सभी को पता होगा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में है। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और एक कहां पर है? झारखंड में है बोकारो। ठीक है, उस समय बिहार में था, अब झारखंड में हो गया ए बोकारो। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे औद्योगिक नीति 1969। औद्योगिक नीति 1969 पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक एक को लेकर के चल रहे हैं भाई, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए और आपका क्वेश्चन गलत ना हो साथियों। इसीलिए हम लोग तत्पर हैं आपके एग्जाम के लिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1969, औद्योगिक नीति 1969। यहां से क्या हुआ? पहली बार MRTP एक्ट लागू किया गया। MRTP एक्ट किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत लागू किया गया?
MRTP एक्ट किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि MRTP एक्ट किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत लागू किया गया, तो औद्योगिक नीति 1969। इसका पूरा नाम अगर जानने का प्रयास करेंगे तो मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। प्रैक्टिसेस एक्ट, इसका मतलब क्या होता है साथियों? ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि MRTP का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। देखिए साथियों, इसमें क्या होता था कि आपको व्यापार करने की अनुमति और ना अनुमति का प्रश्न था। कोई भी कंपनी 25 करोड़ रुपए तक का व्यापार स्वतंत्र रूप से कर सकती थी। कोई भी कंपनी 25 करोड़ रुपए का व्यापार भारत में स्वतंत्र तरीके से कर सकती थी। यानी अगर इससे ऊपर का व्यापार आपको करना होगा तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि MRTP मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कब लागू किया गया, तो औद्योगिक नीति 1969 के अंतर्गत लागू किया गया। MRTP होता क्या है? MRTP का मतलब होता है कि आपके व्यापार की लाइसेंसिंग प्रणाली को और जटिल बनाया गया। यानी अगर आपको 25 करोड़ तक का व्यापार करना है तो आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 25 करोड़ से ज्यादा व्यापार करना होगा तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या होगा? सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करेंगे इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973। इस पर भी आपको PDF जरूर मिलेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973, औद्योगिक नीति 1973। औद्योगिक नीति 1973 में क्या हुआ भाई? ये यहां से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत मूलभूत उद्योगों पर विचार किया गया या मूलभूत उद्योगों के विकास की बात की गई। मूलभूत का मतलब होता है कोर इंडस्ट्री। ये कोर इंडस्ट्री क्या होते हैं भाई? मूलभूत उद्योगों के विकास की बात की गई। किसकी बात की गई? मूलभूत उद्योगों की। तो आइए देख लेते हैं भाई ये मूलभूत उद्योग क्या है। मूलभूत उद्योगों के विकास की बात की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूलभूत उद्योगों के विकास की बात की गई किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत? 1973 के औद्योगिक नीति। अच्छा, कोर इंडस्ट्री क्या होता है? ऐसा उद्योग या ऐसा उत्पादन जो किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में काम आए। जैसे इस्पात के अगर कोई भी यंत्र बनते हैं तो उससे दूसरा उत्पादन हो सकता है, सीमेंट दूसरा उत्पादन हो सकता है, गैस से दूसरा उत्पादन हो सकता है, रिफाइन से दूसरा उत्पादन हो सकता है, सीमेंट उर्वरक से दूसरा उत्पादन हो सकता है, बिजली से दूसरा उत्पादन हो सकता है, कोयला से दूसरा उत्पादन हो सकता है। तो ऐसे उद्योगों को कोर इंडस्ट्री कहते हैं जो किसी दूसरे उद्योग में सहायता प्रदान करते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? जो किसी दूसरे उद्योग में सहायता प्रदान करते हैं उसको कोर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उसको क्या किस नाम से जाना जाता है?
कोर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऐसे उद्योग जो किसी दूसरे उद्योग में सहायता प्रदान करते हैं, दूसरे उद्योग में सहायता प्रदान करते हैं, दूसरे उद्योग में सहायता प्रदान करते हैं या मुख्य कारक की भूमिका निभाते हैं, तो भारत में मूलभूत उद्योग कितने हैं? 8 हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में मूलभूत उद्योगों की संख्या कितनी है, तो भारत में मूलभूत उद्योगों की संख्या 8 है। कौन कौन सा है यह भी आपको पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि पूछ लेता है कि इनमें से मूलभूत उद्योग क्या नहीं है। कोयला है, गैस है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल है, कच्चा तेल है, रिफाइनरी है जो तेल को रिफाइन करता है, रिफाइनरी है, सीमेंट उद्योग है, उर्वरक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उर्वरक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। बिजली है, बिजली है, और इसमें क्या है भाई? एक उद्योग और है, कोयला, गैस 2, कच्चा तेल 3, रिफाइनरी 4, सीमेंट, उर्वरक, बिजली। कोई एक उद्योग और है, याद नहीं आ रहा साथियों, देखते हैं, भी बता देते हैं। तो कोर उद्योगों की मूलभूत उद्योग कहा जाता है। कब शुरुआत की गई? 1973 में शुरुआत की गई। तो आइए बात करेंगे औद्योगिक नीति 1977 की। इसमें एक और मैंने किया, पहले ही मैंने आपको बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग? इस्पात उद्योग। यहां लिखना चाहिए इस्पात उद्योग। इस्पात ने लिखा था लौह उद्योग या इस्पात उद्योग, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस्पात उद्योग। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, यानी ये किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए सहायता प्रदान करते हैं, किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए कोयला का उत्पादन, बिजली उत्पादन होगी तो कोयला जरूरी पड़ेगी, गैस भी लगता है, कच्चा तेल भी लगता है, रिफाइनरी भी लगता है, सीमेंट तो हर जगह काम आता है, उर्वरक, बिजली, इस्पात हर जगह या किसी न किसी दूसरे उद्योग में कार्य आते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 के अंतर्गत मूलभूत उद्योगों के विकास की बात की गई, कोर इंडस्ट्री के विकास की बात की गई, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, अब जो मैं बता रहा हूं यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, यानी इस सेक्शन को आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं करना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, औद्योगिक नीति 1977 में क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, औद्योगिक नीति 1977 में पहली बार भारत में पहली बार MSME सेक्टर के विकास की बात आई है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरशिप या इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग
जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं 50 लाख तक के, वो सब एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का विकास किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया? जल्दी से बताइए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत किया गया? तो औद्योगिक नीति 1977 के अंतर्गत। और साथ ही साथ हर जिले में डीआईसी की स्थापना, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, हर जिले में जिला उद्योग परिषद की स्थापना, हर जिले में जिला उद्योग परिषद की स्थापना किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई है? तो औद्योगिक नीति 1977 यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 के अंतर्गत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए यहां पर दो इंडस्ट्री हम एक साथ लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं भाई एग्जामिनर का। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1986। आपने देखा होगा कि जो 1973 में एमआरटीपी लागू किया गया था 25 करोड़ को, उसको 1986 में बढ़ा करके 50 करोड़ कर दिया गया। कितना? 50 करोड़ से ऊपर का अब अगर आप व्यापार करते हैं तब सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब है कि थोड़ा निवेश बढ़ा, देश में बढ़ना चाहा लोगों ने, या जो आपके राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सरकार को बताया कि भाई देखिए गलत है, इसलिए आप लोग इसको बढ़ाइए, क्योंकि इससे क्या होता है बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो पाएंगे। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1986 के अंतर्गत इसको बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1986 के अंतर्गत औद्योगिक नीति 1986 के अंतर्गत इसको बढ़ा करके 100 करोड़, यानी अगर 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस आपको करना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बात हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग देखिए, पढ़िए। अब नई औद्योगिक नीति और भारत की सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन, सबसे सुव्यवस्थित औद्योगिक नीति की बात करेंगे। औद्योगिक नीति 1991, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इसको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी नहीं, सॉरी, इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में किया गया। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया? 1991 में किया गया। इसके अंतर्गत भारत में उदारीकरण, ये इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं,
उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को लागू किया गया। इसको शॉर्टकट में एलपीजी भी बोलते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत देश में जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू की गई तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, ये पीएम थे उस समय के पीएम। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे उस समय के पीएम? आपके कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, ये समझ लेते हैं। इस शब्दों को देखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हुआ यूं कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। उदारीकरण का मतलब होता है साथियों उदारता। उदारता का मतलब होता है यहां पर एमआरटीपी को समाप्त कर दिया गया। एमआरटीपी को समाप्त कर दिया गया। अब आप कितने का भी निवेश और व्यापार देश में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यह भी आपके एग्जाम में पूछेगा, एमआरटीपी एक्ट को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1991 में। कब लागू किया गया था? 1973 में, 1973 में। और एक बात समझने का प्रयास करना, उदारीकरण का मतलब है कि किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के व्यापार कर सकता है, भारत में आकर के अपनी कंपनी स्थापित कर सकता है। इससे क्या होगा साथियों कि भारत में अतिरिक्त पूंजी आएगी, भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, भारत में निवेश होगा। अगर भारत में अतिरिक्त पूंजी आएगी तो भारत के लोग रोजगार पाएंगे, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा होगा। हम अपने देश में ही वस्तुओं और सेवाओं को अगर उत्पादन करना शुरू कर देंगे तो हमको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे देशों से मंगाना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा और देश का विकास भी होगा। और विदेशी अतिरिक्त पूंजी आ जाने से देश में वृद्धि स्वाभाविक होती है। तो यहाँ पर क्या किया गया? देश की अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया गया। जो तरह तरह की जटिल लाइसेंसिंग प्रणाली थी उसको एकदम खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आप आराम से देश में थोड़ी सी अनुमति लेकर व्यापार कर सकते हैं। उसको तो कहा गया उदारीकरण। और निजीकरण का मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन, यानी यहां पर प्राइवेट लोग, कोई भी व्यक्ति, भारत का या विदेश का कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है, कंपनी स्थापित कर सकता है। उस पद्धति को क्या कहा गया? निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कहा गया है। क्या कहा गया है? निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। और विश्व की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ गई, यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है, इसलिए इसको ग्लोबलाइजेशन, हो जो जी का मतलब है उसका मतलब ग्लोबलाइजेशन है। मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को देश में लागू किया गया। एलपीजी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 औद्योगिक नीति के अंतर्गत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमआरटीपी को समाप्त कर दिया गया, जो आपको मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस था, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब आपको सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी अपने मोनोपॉलिसीज के लिए। अब आप आराम से अच्छे से अपना व्यापार कर सकते थे, कितने भी करोड़ का करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 1986 में इसको 100 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन 1991 में इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम बात करेंगे आज के सेशन में इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है महारत्न कंपनी। नाम तो सुना होगा साथियों। देखिए यहां से करंट का भी आपका क्वेश्चन बनता है। महारत्न
कंपनी। तो ये महारत्न कंपनियां क्या होती हैं साथियों? देखिए, जो महारत्न कंपनी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनी होती क्या है। कोई भी कंपनी महारत्न क्यों बनती है और कब बनती है? देखिए साथियों, यह व्यापार पर निवेश पर डिपेंड करता है कि कोई भी कंपनी महारत्न कंपनी बनेगी या नहीं बनेगी, और उसके पूंजी का अनुपात कितना है, सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। देखिए, ये महारत्न कंपनी का जो नियम कानून बनाया गया, या महारत्न कंपनी का जो नियम कानून बनाया गया वह 20 मई 2010 से बनाया गया। कब से? 20 मई 2010 से कंपनियों को महारत्न का दर्जा देना शुरू किया गया। महारत्न का दर्जा देना शुरू किया गया। वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनी है? तो साथियों, वर्तमान में कुल 10 महारत्न कंपनी है। पहले 8 थी, अब 10 हो गई। इसीलिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया। तो देखिए, 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं, पहले यह समझ लीजिए कि महारत्न कंपनी होती कितनी कैसी हैं। साथियों, जिसका सालाना कारोबार, जिसका सालाना 3 कंडीशंस होते हैं, तीनों कंडीशंस को फॉलो करने पर ही कोई कंपनी महारत्न का दर्जा प्राप्त करेगी। समझिएगा, जिसका सालाना कारोबार, जिसका सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से ज्यादा हो, सालाना पूंजी या संपत्ति, पूंजी या संपत्ति कितना हो? 15,000 करोड़ से ज्यादा हो। नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। इन तीनों मानकों को पूरा करने वाली कंपनी ही महारत्न कंपनी होती है। इन तीनों मानकों को, औसत कारोबार कितना होना चाहिए एक साल में? तो लगभग नहीं, कम से कम 25,000 करोड़ से ज्यादा हो। पूंजी कितनी हो? उनकी संपत्ति 15,000 करोड़ से ज्यादा हो। उनका कारोबार कितना हो? कारोबार 25,000 करोड़, संपत्ति पूंजी कितनी हो? 15,000 करोड़। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हो? 5,000 करोड़ हो। तो ऐसी सभी कंपनियों को क्या कहेंगे? ऐसी सभी कंपनियों को महारत्न कंपनी कहेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा साथियों। भारत में वर्तमान समय में 10 महारत्न कंपनी है। तो ये देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी महारत्न कंपनी है। 10 5 इधर लिख लेते हैं और 5 इधर लिख लेते हैं। चल, आपका एकदम क्लियर रहे और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनने हैं। 10 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी? तो ये नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL सेल जिसको बोलते हैं, NTPC सेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। यह वर्तमान समय में भारत की 10 महारत्न कंपनियां हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड तो वैसे भी जुड़ जाता है, सरकारी कंपनियां होती हैं तो। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, IOCL का मतलब होता है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, CIL का मतलब होता है कोल इंडिया लिमिटेड, भेल का मतलब होता है BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL का मतलब क्या होता है भाई, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। और ये सारी चीजें पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। देखिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा समझ लीजिएगा साथियों। हाल ही में इन दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। कब? सितंबर 2019 में। इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2019 में इन दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? सितंबर 2019 में इन दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। BPCL को 2017 में महारत्न का दर्जा दिया गया। इन दो कंपनियों को 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। इस कंपनी को 2011 में महारत्न का दर्जा दिया गया और इन चारों कंपनी को एक साथ 20 मई 2010 को महारत्न का दर्जा दिया गया। 20 मई 2010 को महारत्न का दर्जा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वर्तमान समय में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। कौन कौन सी? आपके सामने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चाहे तो लिख लीजिएगा, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, IOCL का मतलब होता है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, CIL का मतलब होता है कोल इंडिया, कोयले से संबंधित कंपनी। अब कौन किससे संबंधित है भी देख लो। NTPC आप जानते हैं बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी है। शेल का मतलब स्टील, इस्पात बनाती है। ONGC का मतलब नेचुरल गैस बनाती है, ऑयल बनाती है। IOCL ये भी इंडियन ऑयल, ये भी ऑयल का काम करती है। CIL कोयला बनाने वाली कंपनी है, कोयला मतलब बनाने वाली नहीं, उत्पादन करने वाली, उस पर देखरेख करने वाली। और भेल का मतलब भारत हैवी, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैवी पार्ट्स होते हैं उसका निर्माण भेल करता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और गेल का मतलब गैस अथॉरिटी है देश की। BPCL का मतलब भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, ये बिजली की कंपनी है, पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड। और एक है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक चीज और, इससे छोटा एक पार्ट होता है नवरत्न कंपनी। क्या? नवरत्न कंपनी वर्तमान समय भारत में 14 हैं। पहले 16 थी, ये दो कंपनियां निकल करके बड़ी हो गई, यानी महारत्न कंपनियां में चली गई। इसलिए नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तरह तरह की नवरत्न कंपनियां हैं। प्यारे साथियों, यहाँ आपके सेशन का इंडस्ट्री सेक्टर। यहाँ आपको सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज को पढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में। MRTP कब लागू किया गया आपको पता होना चाहिए। कब लागू किया गया? 1973 में नहीं, 1969 में MRTP लागू किया गया, पता होना चाहिए। 1969 में MRTP लागू किया गया। और कोर इंडस्ट्री का उद्भव कब हुआ? तो 1973 में हुआ। 1977 में MSME सेक्टर की बात की गई और साथ में DIC की स्थापना की गई। 1980 में MRTP को बढ़ाकर के 50 करोड़ किया गया। 1986 में 100 करोड़ किया गया। 1991 में हटा दिया गया। और साथ ही आपके ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपका टाइम बहुत मैं वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।